हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग्स है। ये जो ड्रग्स है मेनली यूज आती है अपनी अस्थमेटिक डिजीज के अंदर। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज ब्रोंकोडायलेटर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ब्रोंकोडायलेटर्स है उसमें दो कैटेगरी की ड्रग्स आती है। सबसे पहले अपनी एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और दूसरी अपनी मेथिल जैंथिन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में डिटेल में, फिर पढ़ेंगे अपन मेथिल जैंथिन ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि एड्रेनर्जिक जो वर्ड है इसका मीन्स क्या होता है। तो जो एड्रेनर्जिक जो वर्ड है ये अपने इसी के जैसे अपनी बॉडी में भी एक और न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एसिटाइलिन कोलिनर्जिक। ठीक है, एसिटाइलिन कोलिनर्जिक एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, जहाँ पे मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें ये काम में आता है। ठीक है, अब जो ये एड्रेनर्जिक है ये इसी की जैसा एक केमिकल है, लेकिन ये अपनी बॉडी में नहीं बनाया जाता। सेम एज केमिकल है जिसको हम बाहर से ड्रग की फॉर्म में देते हैं। ये क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो ड्रग्स ले रहे हैं वो क्या है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट होना। ठीक है, जो एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स है उनको ये ब्लॉक करने वाली जो ड्रग्स होती है उसे हम बोलते हैं एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। जो क्या करेंगी, एड्रेनर्जिक तो क्या करा रहा था, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था। ये क्या करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगी। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वाइडनिंग होगी, यानी जो ल्यूमेन है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दे कोज वाइडनिंग ऑफ द एयरवे बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। तो जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दे कोज वाइडनिंग, यानी ये क्या कर देते हैं, वाइड कर देते हैं एयरवे को। ठीक है, जो अपनी जो एयरवे की जो स्मूथ मसल्स है उनको रिलैक्स कर देंगे, जिसकी वजह से जो उनका जो ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ठीक है, बाय स्टिमुलेटिंग बीटा रिसेप्टर, जो कि किसकी वजह से होगा, जो बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं सेल्स के ऊपर वो स्टिमुलेट होंगे। वो स्टिमुलेट होंगे तो स्मूथ मसल्स जो है वो रिलैक्स होंगी, और रिलैक्स होने की वजह से जो अपनी एयरवे है वो क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, यानी कि चौड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है आसानी से जो है एयर फ्लो हो पाएगा। अस्थमा में क्या होता है, वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करें, उनको वाइड करवाते हैं। अब बात आती है कि ये जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट इसकी मैकेनिज्म तो हमने देख ली कि किस प्रकार से काम करेगा। अब ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स ले जिसकी वजह से जो है ये वाइडनिंग हो सके, या फिर इन क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी ड्रग्स आती है। तो सबसे पहली जो सबसे फेमस ड्रग है वो है अपनी साल्बुटामोल। ठीक है, साल्बुटामोल जो ड्रग्स है वो क्या है, अपनी एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है। इसके अगर डोज की बात करें तो कितनी होती है, 2 to 4 mg, और इसका जो रूट है वो क्या है, ओरली रूट से हमें इसे लेनी है। ये जो है टेबलेट फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट्रोल। ये भी इसकी डोज क्या है, 80 mcg है। बीडी यानी दिन में इसको 2 टाइम लेना है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा इसका, ओरली होगा। थर्ड आता है अपना एल्बुटेरोल। एल्बुटेरोल कितनी लेनी है, 200 to 400 mcg लेनी है। लेकिन ये टेबलेट फॉर्म में ना होकर रेस्पिन फॉर्म में होती है, और इसको हमें क्या करना है, इनहेल्ड करना है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, इनहेल्ड करना है, और एवरी 6 आवरली इसकी जो डोज है वो क्या रहेगी, 6 आवरली हमें इसको यूज में लेना है। लेकिन ये जो है इनहेल किया जाता है, और जो बाकी जो दोनों टेबलेट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं इंडिकेशंस की, कि जो एड्रेनर्जिक जो एगोनिस्ट है इन ड्रग्स को हम कब कब यूज में ले सकते हैं। इंडिकेशन बोल दो या फिर हम बोल दें इसके यूजेज, इनको कब यूज में लेना है। तो सबसे पहला है अस्थमा कंडीशन में। अस्थमा में क्या होता है, जो अपने ब्रोंक्यूल्स है वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उनको वाइड करने के लिए इस ड्रग का यूज करते हैं। दूसरा है ब्रोंकोस्पाज्म, या फिर हम कह सकते हैं ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शंस, जिसके अंदर जो है वो जो ल्यूमेन है वो क्या ब्रोंको का क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये तो बात होगी कब लेना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इन कंडीशन में हमें यूज नहीं लेना। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जब हमें इन ड्रग्स का यूज नहीं करना है। तो सबसे पहला आता है अनकंट्रोल एरिथमिया, यानी अगर एरिथमिया की कंडीशन है और अनकंट्रोलेबल है तो उस कंडीशन में आपको ये जो ड्रग्स है इनको अवॉइड ही करना है, पेशेंट को नहीं देना है, वरना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोलोंग्ड एल्बुट्रोल में कोज हाइपोकैलेमिया। अगर आप ज़्यादा मात्रा में क्या किया जा रहा है, एल्बुट्रोल लिए जा रहे हो, बहुत ज़्यादा समय से इसका यूज कर रहे हो, तो आपको हाइपोकैलेमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट। थेरेपेटिक इफेक्ट तो क्या है,
कि जो है जो अपनी एयरवे है वो वाइड हो जाएगी, ये थेरेपेटिक इफेक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ अनवांटेड कुछ और इफेक्ट आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? पहला है नर्वसनेस, पेशेंट जो है नर्वसनेस फील करेगा, उसको एंजाइटी हो सकती है, उसको हेडेक यानी सिर में दर्द हो सकता है, और HTN यानी कि हाइपर टेंशन की कंडीशन भी उसको देखने को मिल सकती है। तो ये जो है इसके क्या है? एडवर्स इफेक्ट है। बात आती है कि एज ए नर्स जब आप ये जो ड्रग्स है पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे हो एज ए ऑर्डर ऑफ फिजिशियन, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? व्हाट इज द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज? आप एज ए नर्स आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है? तो सबसे पहला ये है मॉनिटर वाइटल साइन, क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये रेस्पिरेटरी ड्रग्स है। इस ड्रग्स को लेते समय जो है जो अपनी रेस्पिरेशन रेट है उसमें अल्ट्रेशन आ सकते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं, हाइपरटेंशन कंडीशन बोला तो ब्लड प्रेशर में ऑलवेज है कि जो है ऑब्वियस बात है कि ब्लड प्रेशर में भी क्या आएंगे? अल्ट्रेशन आएंगे। तो एज ए नर्स आपका पहला ही रोल है कि आपको जो वाइटल साइन है वो फ्रीक्वेंटली क्या करने हैं? मॉनिटर करके रखने हैं। नेक्स्ट है टीच पेशेंट हाउ टू यूज इनहेलर। जब एल्बुटेरॉल आप जो इनहेल करने के लिए जो ड्रग दी जाएगी वो इनहेलर के थ्रू दी जाएगी, तो आपको पेशेंट को समझाना है कि कैसे इनहेलर का आपको यूज करना है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इनहेलर कैसे यूज करना है, कैसे उसको रखना है, वो सारी चीज़ें जो है आपको पेशेंट को बतानी है। थर्ड जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो है अवॉइड रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स। जो पेशेंट है जो अस्थमा का डिजीज उसमें कोज हो रखी है, तो आपको उसको टीच करना है, उसको इंस्ट्रक्ट करना है, उसको समझाना है कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं लेनी जो रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स कर सके, यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको इरिटेट करे। जैसे कि स्मोक हो रहा है, पेशेंट को समझाना है कि आपको स्मोक या सिगरेट नहीं पीना है या फिर धुएं के अंदर आपको जाना नहीं है। दूसरा है डस्ट, उनको जो है डस्ट से क्या रखना है? दूर रखना है, ताकि कोई भी जो अपनी एयरवे ट्रैक्ट के अंदर किसी प्रकार के इरिटेंट्स ना हो। और नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग स्मेल, पेशेंट को स्ट्रॉन्ग स्मेल से क्या रखना है? दूर रखना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पेशेंट को बतानी है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है अपना ब्रोंकोडायलेटर का वो है मेथिलजेंथाइन। ये जो ड्रग है ये क्या करती है? सीएनएस पे एक्ट करती है और उसका जो स्टिमुलेशन है वो वीक सीएनएस स्टिमुलेशन देती है, जिसकी वजह से जो है अपनी जो ब्रोंकियल्स है उनकी जो मसल स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है और ब्रोंकोडायलेटर का ये काम करती है। दे आर पावरफुल स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। ये क्या है? जो स्मूथ मसल्स है उनको रिलैक्स करने के लिए पावरफुल ड्रग है। थस दे रिलैक्स द स्मूथ मसल, जिसकी वजह से जो है स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये हमेशा डायरेटिक्स करती है, यानी कि ये यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है। स्मूथ मसल्स को क्या करेगी? रिलैक्स करेगी और जो ब्रोंकियल्स है उनको वाइड करेगी, लेकिन ये क्या करेगी? साथ में जो डायरेटिक्स का काम करती है यानी यूरिन आउटपुट को ये बढ़ा देगी। बात करें इसके ड्रग्स की तो कौन कौन सी है? थियोफाइलिन और अमाइनोफाइलिन। थियोफाइलिन की डोज की बात करें 200 to 400 mg। TDS देना यानी दिन में कितने टाइम देना है? 3 टाइम देना है। और इसकी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है? ओरली। ठीक है, थियोफाइलिन 200 से 400 mg दिन में 3 टाइम और ओरली इसको देना है। दूसरी आती है अमाइनोफाइलिन 250 से 500 mg, इसको यूज करना है। ये भी TDS ही है, लेकिन इसको किस में देना है? IV रूट से देना है। और ध्यान रखना है कि IV जो रूट से जब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करवाई जाए तो वो स्लोली करवाई जाए। तो ये 2 ड्रग्स है जो इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करते हैं इंडिकेशंस की, इसके यूजेज की, कब कब इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है अपना ब्रोंकोस्पाज्म यानी ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन के समय में इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा है अस्थमा में हम इसे यूज कर सकते हैं। थर्ड है ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस, उसमें हम यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपना एम्फाइजमा। ठीक है, इनमें हम इसको यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन या फिर प्रिकॉशन, कब इसे हमें यूज में नहीं लेना है। तो पहली है हाइपर सेंसिटिविटी टू जेंथाइन। अगर आप कोई पेशेंट है अगर उसको जेंथिन से किसी प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है, एलर्जी है, तो उस कंडीशन में इस ड्रग को हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ रेक्टम और लोअर पोर्शन। अगर लोअर पोर्शन में या फिर रेक्टम के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी हमें इसको यूज नहीं लेना है, क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट देती है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे क्या कर सकती है? कॉम्प्लिकेशन कोज कर सकती है। नेक्स्ट है नियोनेट्स, जो छोटे बच्चे हैं बोर्न के 28 डेज के अंदर जो नियोनेट्स होते हैं उनको ये ड्रग यूज में नहीं लेनी है। अगर कोई पेशेंट हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उस कंडीशन में हमें इसको यूज नहीं करना है। और अगला है हिपेटिक डिसऑर्डर। अगर लीवर डिसफंक्शन है, लीवर में डिसऑर्डर है किसी प्रकार का,
तो ये ड्रग्स यूज में नहीं लेनी है, वरना जो है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट, कि ये जो ड्रग्स जब हम लेंगे तो इसके कौन कौन से अनवांटेड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। पहला है इरिटेबिलिटी, पेशेंट जो है चिड़चिड़ा सा रहेगा, उसको इरिटेट रहेगी, थोड़ी सी इरिटेट सा वो रहेगा। नोजिया हो सकता है, एंजाइटी है, वॉमिटिंग, पेप्टिक अल्सर, उसका जो है स्टमक के अंदर अल्सर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट डायरिया की कंडीशन से हो सकती है, और एब्डोमेन में क्या रहेंगे, क्रैम्प रहेगा या उसको पेन से वो सफ़र कर सकता है। तो इस ड्रग को लेते समय ये कुछ समस्याएं हैं, कंडीशन से जो उसको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है कि जब आप दो ड्रग्स को एक साथ लेते हो तो उसे एक जो ड्रग्स है वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालती है, तो उसे हम बोलते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। तो जब मेथिल जेनथिन जब ड्रग्स ली जाती है तो इस समय और जो दूसरी ड्रग्स है वो नहीं लेनी चाहिए, वरना कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी वो ड्रग है। सबसे पहली है इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन प्लस मेथिल जेनथिन जो ड्रग्स अगर आप दोनों एक साथ लोगे तो जो इरिथ्रोमाइसिन जो ड्रग है वो मेथिल जेनथिन के ऊपर इफेक्ट डालेगी, और जो इसकी इफेक्टिवनेस है या इसका जो लाइफ है उसको इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेथिल जेनथाइन टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। दूसरी है रिफाम्पिसिन, या फिर सिगरेट पीते समय या रिफाम्पिसिन ड्रग, और दूसरा है फिनोबार्बिटल या फिर फेनिटोइन। ये जो ड्रग्स है इनके साथ जो है कभी भी मेथिल जेनथिन को नहीं लेना है। अगर आप इसके साथ दोगे तो जो मेथिल जेनथिन के जो इफेक्टिवनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इतने अच्छे थेरेपेटिक इफेक्ट देखने को नहीं मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पहला वही है कि सबसे पहले मॉनिटर करने वाइटल साइंस को, और ध्यान देना है कि जो जेनथाइन से कंटेनिंग फूड है वो क्या करने हैं, पेशेंट को अवॉइड कराने हैं, और जो लेबोरेटरी वैल्यूज है उसके अंदर जो जेनथाइन है उसका जो लेवल है उसको मैनेज करके रखना है। तो ये थी ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।